हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इकोनॉमिक्स में चैप्टर 2 पढ़ेंगे। इससे पहले चैप्टर 1 फिनिश कर दिया था हमने। चैप्टर 2 है पीपल एज रिसोर्स। चैप्टर 2 का नाम क्या है? पीपल एज रिसोर्स। पीपल मतलब लोग, है ना। एज मतलब की तरह, और रिसोर्स मतलब संसाधन। चैप्टर 1 जब मैं पढ़ा रहा था तभी आपको बताया था रिसोर्स का अर्थ, संसाधन का अर्थ कोई भी एक ऐसी चीज जिसका इस्तेमाल हम अपनी ज़रूरतों को, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं, उसे रिसोर्स कहते हैं, संसाधन कहते हैं। और उसी चैप्टर में आपको अभी बताया था ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको प्रकृति ने हमें दिया है, नेचर ने हमें गिफ्ट किया है, जिनका उपयोग हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं। उन्हें प्राकृतिक संसाधन यानी कि नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे काम में आती हैं, जिन्हें हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उन्हें हमने खुद बनाया है, यानी कि मानव ने खुद बनाया है। और ऐसे संसाधन को मानव निर्मित संसाधन, मैन मेड रिसोर्स कहते हैं। और खुद मानव भी एक संसाधन है, क्योंकि एक मानव दूसरे मानव के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। उदाहरण के लिए मैं इस समय पढ़ा रहा हूं, आपकी पढ़ाई वाली ज़रूरत पूरी करने के लिए, तो आपके लिए मैं एक संसाधन हूं। कोई आपके घर आपके किसी रिश्तेदार की चिट्ठी लेकर आता है तो वह व्यक्ति संसाधन है। कोई आपके कपड़े धोता है, सुखाता है, उन्हें आयरन करता है, प्रेस करता है, वो आपके लिए संसाधन है। कोई आपके खेत में, खलिहान में काम करता है, आपके फैक्ट्री में काम करता है, आपके ऑफिस में काम करता है, आपके कंपनी में काम करता है, या आपके घर में काम करता है, वो व्यक्ति आपके लिए संसाधन है। यानी कि हर मानव दूसरे मानव की ज़रूरतों को पूरा करने के काम में आता है, इसलिए हर मानव किसी के लिए संसाधन है। तो इस पाठ में हम लोग यही पढ़ने जा रहे हैं कि पीपल एज रिसोर्स, मानव एक संसाधन की तरह। यूँ ठेठ भाषा में बात करें तो हम इस पाठ में पढ़ने जा रहे हैं मानव संसाधन के बारे में, ह्यूमन रिसोर्स के बारे में। यहां पर हमको एक टर्म से मुलाकात हो रही है, वो है पॉपुलेशन, यानी कि आबादी, जनसंख्या। अब जो आबादी है, जनसंख्या है, उसको लेकर के हमारे मन में दो तरह के प्रश्न पैदा होते हैं। वो प्रश्न ये हैं कि वो आबादी हमारे लिए एसेट है या फिर लायबिलिटी है। सबसे पहले अब हमको अर्थ समझने की जरूरत पड़ेगी एसेट और लायबिलिटी की। एसेट हम उस चीज को कहते हैं जिससे हमें फ्यूचर में इनकम जनरेट होने वाली है, आय उत्पन्न होने वाली है, आय प्राप्त होने वाली है, हमारे पॉकेट में कुछ मनी आने वाली है, जिस चीज से भविष्य में उसे हम एसेट कहते हैं। और लायबिलिटी हम उस चीज को कहते हैं जिसकी तरफ हमारे पॉकेट से निकल करके पैसा जाने वाला है, यानी कि जिसके ऊपर हमारा खर्च आने वाला है, वो हमारे लिए लायबिलिटी है। एक बार फिर से, जो चीज हमारे लिए आय का साधन है, जिसकी वजह से हमें आय की प्राप्ति होगी अभी या निकट भविष्य में या फिर थोड़े दूर भविष्य में,
वो चीज हमारे लिए एसेट है। और जहां हमारा खर्च होगा, जिस चीज के प्रति, जिस व्यक्ति के प्रति हमारे खर्चे होंगे, वो चीज, वो व्यक्ति हमारे लिए लायबिलिटी है। उदाहरण के लिए आप सभी विद्यार्थी जो हमसे पढ़ रहे हैं वो हमारे लिए एसेट हैं। आप सभी स्टूडेंट्स, आप सभी के सभी स्टूडेंट्स मेरे लिए एसेट्स हैं, क्योंकि आपसे मुझे आय प्राप्ति की उम्मीद है। गुरु दक्षिणा के रूप में, फीस के रूप में ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ऑनलाइन ट्यूशन या ऑनलाइन कोचिंग, तो इसके बदले मुझे आपसे गुरु दक्षिणा मिलने वाली है, फीस मिलने वाली है, यानी कि आय की प्राप्ति होने वाली है। तो आप सभी के सभी स्टूडेंट्स मेरे लिए एसेट्स हैं। लेकिन आप अपने अभिभावकों के लिए, अपने माता पिता के लिए लायबिलिटी हो गए, क्योंकि आपकी शिक्षा के बदले उनके जेब से पैसा निकलने वाला है, उनके जेब से पैसा खर्च होने वाला है, धन खर्च होने वाला है। तो आप लायबिलिटी हो गए उनके लिए। आय का जो भी साधन है वो हमारे लिए एसेट है, और खर्चे का जो भी हमारे लिए साधन है वो हमारे लिए लायबिलिटी है। तो ये दो टर्म आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो अब प्रश्न उठता है कि जो पॉपुलेशन है, जो आबादी है, वो हमारे लिए एसेट है या फिर लायबिलिटी है। तो हम देखते हैं कि काफी लंबे समय से यह चर्चा होती आ रही है हमारे देश में और दुनिया में कि यह बढ़ती हुई आबादी हमारे लिए, हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए, विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए लायबिलिटी है, यानी कि बोझ है। बढ़ती हुई आबादी इस धरती पर बोझ है, इस दुनिया के लिए बोझ है। हमारे देश की आबादी जो बढ़ रही है वो हमारे देश के अर्थव्यवस्था के लिए बोझ है, लायबिलिटी है। ऐसी चर्चा हम काफी लंबे समय से पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं और जानते आ रहे हैं। लेकिन अब जब हम बात आम बोलचाल में नहीं कर रहे हैं, हम किसी चौक चौराहे पर आपस में बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी पार्टी में, फंक्शन में एक जगह इकट्ठा होकर के टाइम पास के लिए आपस में इन चीज़ों को, बढ़ती हुई आबादी को लेकर के बात नहीं कर रहे हैं, हम सड़क पर राह चलते, बस में, ट्रेन में सफ़र करते हुए टाइम पास के लिए लोगों से इस बढ़ती हुई आबादी के ऊपर चर्चा नहीं कर रहे हैं। अभी हम क्लासरूम में, इस वर्चुअल क्लासरूम में इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं। तो हमको इस कंसेप्ट को अर्थशास्त्र की भाषा में, इकोनॉमिक्स की भाषा में समझना पड़ेगा कि क्या सचमुच ये बढ़ती हुई आबादी, ये जो हमारे देश की आबादी है, वो हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर बोझ है। तो जवाब ये है कि कुछ आबादी हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर बोझ है और कुछ आबादी जो है हमारे अर्थव्यवस्था पर बोझ नहीं है। यानी कि हमारे देश का जो पॉपुलेशन है वो दो हिस्सों में बंट जाता है। एक हिस्सा पॉपुलेशन का वो है कि जो हमारे देश के लिए एसेट है, और दूसरा हिस्सा वो है जो कि हमारे देश के लिए लायबिलिटी है। तो कौन सा पॉपुलेशन हमारे देश के लिए एसेट है? जो पॉपुलेशन हेल्दी है, जो पॉपुलेशन एजुकेटेड है, जो पॉपुलेशन ट्रेंड है, जो पॉपुलेशन स्किल्ड है। यानी कि देश के हेल्दी, एजुकेटेड, ट्रेंड एंड स्किल्ड जो पॉपुलेशन है वो हमारे लिए एसेट्स है। इसमें एक एज फैक्टर भी आता है। नॉर्मली 15 ईयर्स टू 59 ईयर्स, 15 वर्ष से लेकर के 59 वर्ष तक की आबादी के लोगों को एसेट्स में गिना जाता है, क्योंकि वो आय का जरिया बनते हैं, वो उनसे आय जनरेट होती है, इनकम जनरेट होती है। लेकिन 15 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो लायबिलिटी है, क्योंकि वो आय के साधन नहीं होते हैं। अभी उनके खुद के परवरिश के ऊपर, उनके हेल्थ के ऊपर, उनके एजुकेशन के ऊपर पेरेंट्स के
गार्जियंस के इन्वेस्टमेंट्स आते हैं, खर्चे आते हैं, तो वो लायबिलिटी हैं। और 59 ईयर से अबव के जो लोग हैं वो वृद्ध हो जाते हैं, वो काम से रिटायर हो जाते हैं, शरीर से कमज़ोर हो जाते हैं, या ऐसे हालात में चले जाते हैं जब उनसे कोई आय का काम नहीं होता, यानी कि कोई ऐसा काम नहीं होता है जिससे कि आय जनरेट हो सके, इनकम जनरेट हो सके, आय की प्राप्ति हो सके, इसलिए उनको लायबिलिटीज माना जाता है। एक बात और गौर करने वाली है कि हर जगह रिजल्ट 100% नहीं होता है। मैंने आपसे बात की है जनरली कि ऐसा नहीं है कि 15 साल से कम उम्र के सारे बच्चे ही लायबिलिटीज है। हमने तो देखा है होटल में, ढाबों में छोटे छोटे बच्चों को काम करते हुए, बर्तन धोते हुए, लोगों के घर में काम करते हुए देखा है, यानी कि थोड़ी ही मजदूरी लेकिन वो कमाते जरूर है। तो वो लायबिलिटीज नहीं है, वो एसेट्स हैं अपने पेरेंट्स के लिए। यहां पर बात हमने अधिकांश लोगों की है। हमने ऐसे भी बुजुर्गों को देखा है 60 साल, 65 साल, 70 साल, 75 साल, 80 साल की उम्र में भी वो कुछ ना कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे कि उनको उनके परिवार के लिए इनकम मिलती है, आय की प्राप्ति होती है, इनकम जनरेट होती है, तो वो भी एसेट्स है। तो हम जनरल टॉकिंग में हमने कहा कि यहाँ पर एक केस फैक्टर आता है कि 15 साल से कम उम्र और 59 साल से ज़्यादा उम्र के जनरली जो अधिकांश जो लोग हैं वो लायबिलिटीज हैं, क्योंकि उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट आती है, उनके ऊपर खर्चे आते हैं, लेकिन उनकी मदद से किसी तरह की इनकम का जनरेशन नहीं होता है, आय की प्राप्ति नहीं होती है। आय की जो एक्चुअल प्राप्ति होती है वो 15 वर्ष से लेकर के 59 साल तक के उम्र के लोगों से होती है, पर उसमें भी 100% लोगों से नहीं होती है। उन्हीं लोगों से होती है जो हेल्दी हैं, एजुकेटेड हैं, ट्रेंड हैं और स्किल्ड हैं। हेल्दी, एजुकेटेड और ट्रेंड और स्किल्ड लोग ही, हेल्दी, एजुकेटेड, ट्रेंड एंड स्किल्ड लोग ही इनकम जनरेट कर पाते हैं, कुछ ऐसा कर पाते हैं जिससे कि उनको आय की प्राप्ति होती है, इनकम अर्न होती है। तो वो पूरी की पूरी जो पॉपुलेशन है वो एसेट है। लेकिन वो पॉपुलेशन जो अनहेल्दी है, अनएजुकेटेड है, अनट्रेंड है, अनस्किल्ड है, वो तो लायबिलिटी ही होती है। वो कोई इनकम जनरेशन का काम नहीं करती, वो सिर्फ और सिर्फ इनकम कंजम्पशन का काम करती है, अपने ऊपर खर्चे करवाती है, वही बोझ मानी जाती है, यानी कि वो लायबिलिटी होती है। तो इस तरह हमने देखा कि हमारी जो देश की पॉपुलेशन है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक पॉपुलेशन जो हेल्दी, एजुकेटेड, ट्रेंड एंड स्किल्ड है वो एसेट है। दूसरा पार्ट ऑफ पॉपुलेशन जो कि अनहेल्दी, अनएजुकेटेड, अनट्रेंड और अनस्किल्ड है वो लायबिलिटी है। लेकिन इकोनॉमिक्स कहता है कि हम चाहें तो 100% पॉपुलेशन को, वो 100% पॉपुलेशन जो 15 इयर्स टू 59 इयर्स के एज ग्रुप में आता है, उसको हम एसेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स ये कहती है उसको कैसे हम एसेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जब हम उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे। उस पॉपुलेशन के ऊपर अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो पॉपुलेशन एसेट में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि 15 इयर्स से लेकर के 59 इयर्स तक के एज ग्रुप में आने वाले सारे के सारे लोगों को, 100% पॉपुलेशन को, यहां तक कि जो 15 इयर्स से बिलो एज के हैं उनको भी हम एसेट में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत हद तक, और जो अबव 59 इयर्स एज के जो लोग हैं उनको भी बहुत हद तक एसेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि अधिकांश पॉपुलेशन को हम चाहें तो एसेट में बदल सकते हैं, और उनको एसेट में बदलने के लिए कुछ नहीं करना है, एक काम करना है कि उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है। जिस तरह से एक खेत, आपका जो खेत है वो आपके लिए एसेट है, क्योंकि आपका खेत आपके लिए इनकम का जनरेशन करता है। आप खेती करते हैं और खेती से जो भी उत्पाद आता है, जो भी आप फसल उगाते हैं, उसको बाजार में बेच करके आप आय की प्राप्ति करते हैं। उदाहरण के लिए गन्ना, आप गन्ना उगाते हैं और गन्ने को चीनी मिल में
आप भेजते हैं और चीनी मिल की तरफ से आपको पूरी आय प्राप्ति होती है, यानी कि वो आपके लिए एसेट है। लेकिन ऐसे ही खेत से क्या आपको आय की प्राप्ति होती है, या उस खेत में आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है? खेत की मिट्टी की तैयारी के लिए, जिसको सॉइल प्रिपरेशन कहते हैं, प्लोइंग है, लेवलिंग है, डिगिंग है, ये सारे प्रोसेसेस आप करते हैं। उसमें इरिगेशन करते हैं, सिंचाई करते हैं, आप बीज डालते हैं, सोविंग करते हैं, आप वीडिंग करते हैं, सोहनी जिसको ठेठ भाषा में बोला जाता है, आप उसमें मैन्योर या फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स, हर्बिसाइड्स आप यूज करते हैं, आप उसमें हार्वेस्टिंग करते हैं, थ्रेशिंग करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का भी बहुत हद तक उसमें काम होता है। और ये जितने भी एग्रीकल्चरल प्रोसेसेस, उन सभी प्रोसेसेस में आप कहीं ना कहीं लेबर भी यूज करते हैं, और इन सब के ऊपर आपके खर्चे आते हैं, यानी कि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब आप खेती में इन्वेस्टमेंट करते हैं तभी आपको खेती से आय की प्राप्ति होती है, इनकम का जनरेशन होता है। अगर आप खेत में इन्वेस्टमेंट नहीं करें तो वो खेत यूं का यूं परती पड़ा रह जाएगा, वहां से एक दाने की भी उपज नहीं होगी, यानी कि आपको एक फुट्टी कौड़ी की भी आमदनी नहीं होने वाली है। तो फिर वो खेत आपके लिए एसेट नहीं है। कोई भी जमीन का टुकड़ा आपके लिए एसेट तभी होगा जब आप उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे। कोई भी कंपनी, कोई भी फैक्ट्री वो एसेट का रूप तभी लेगी जब उसमें इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक उसी तरह अगर ह्यूमन बीइंग को भी, इंसान को भी, पॉपुलेशन को भी एसेट में बदलना है तो उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना होगा। अब प्रश्न उठता है कि किस तरह का इन्वेस्टमेंट करें, कहां इन्वेस्टमेंट करें। खेती की तो आपको बात समझ में आई कि उसमें हमको सीड में इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड, हर्बिसाइड्स, मैन्योर्स, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, थ्रेशर, हार्वेस्टर, इन सभी के ऊपर, या फिर जो भी हम फार्म लेबर यूज करते हैं उनके ऊपर हमारा इन्वेस्टमेंट आता है। ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट आता है। इन चीजों में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो खेत हमारे लिए सेट होता है, इनकम जनरेट करता है। तो यहाँ पर पॉपुलेशन में जो इन्वेस्टमेंट हो वो किस तरह का इन्वेस्टमेंट हो, किस काम के लिए इन्वेस्टमेंट हो, तो पॉपुलेशन के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट करना है, पॉपुलेशन को एजुकेट करने के लिए उसके एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट करना है, उसके ट्रेनिंग में इन्वेस्टमेंट करना है, उसके मेडिकल केयर में इन्वेस्टमेंट करना है, उसके स्किल डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट करना है। यानी कि अगर हम पॉपुलेशन को एजुकेट करते हैं, ट्रेंड करते हैं, स्किल्ड करते हैं और उसको मेडिकली और फिजिकली फिट बनाते हैं, यानी कि उसका मेडिकल केयर करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट आएगी। यहां पर हम उसी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। और जब हम पॉपुलेशन के एजुकेशन, ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट और हेल्थ केयर पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो पॉपुलेशन एसेट में कन्वर्ट हो जाएगी, वो पॉपुलेशन लायबिलिटी नहीं रहेगी। यहां तक कि अंधों को भी एसेट में बदला जा सकता है। अंधे, बहरे, गूंगे, काने, लंगड़े, लुल्हे, उनको भी एसेट में बदला जा सकता है। और पाहिजों को भी, जो अपना पूरा जीवन व्हील चेयर पर बिताते हैं, जो उठ करके खड़े नहीं हो सकते या बैसाखियों की मदद से चलते हैं, उनको भी एसेट में बदला जा सकता है। और ऐसे आपने बहुत सारे इंसानों को देखा होगा या उनके बारे में सुना होगा या पढ़ा होगा कि इतने अपाहिजपन होने के बावजूद भी, ऐसे होने के बावजूद भी वो इतने बड़े बड़े महान आदमी बने और उन्होंने दुनिया को ये चीज दे दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट हुआ और वो उस हिसाब से ट्रेंड हुए, एजुकेटेड हुए, स्किल्ड हुए और उनका हेल्थ केयर किया गया, तो वो भी एसेट में बदल गए। इसीलिए इकोनॉमिक्स कहती है कि 100% पॉपुलेशन को एसेट में बदला जा सकता है अगर उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया जाए।
किस रूप में? उसके एजुकेशन के लिए, उसके ट्रेनिंग के लिए, उसके स्किल डेवलपमेंट के लिए और उसके मेडिकल केयर के लिए, हेल्थ केयर के लिए, तो वो एसेट में बदल जाएगा। ऐसे ही पॉपुलेशन जो एसेट बना हुआ है उस पॉपुलेशन को ह्यूमन कैपिटल बोला जाता है। वो पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन एजुकेट होकर, ट्रेंड होकर, स्किलफुली डेवलप्ड होकर, मेडिकली और फिजिकली फिट होकर के जो एसेट बना है, उस पॉपुलेशन को हम लोग ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। यानी कि यहां पर कैपिटल का अर्थ है, ह्यूमन कैपिटल का अर्थ है स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिविटी। ह्यूमन कैपिटल का क्या अर्थ है? स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिविटी। यानी कि ये जो पॉपुलेशन है वो स्किल और प्रोडक्टिविटी का स्टॉक है, भंडार है। उसके पास स्किल है और उसके पास प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता है, उत्पादन करने की क्षमता है। ऐसे पॉपुलेशन को ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि ह्यूमन यानी कि जो मानव है, इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, वो जो एक्टिविटीज करते हैं उनके एक्टिविटीज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक को बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरे को कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिस एक्टिविटी को परफॉर्म करने से इनकम जनरेशन होता है, आय की प्राप्ति होती है, उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। हिंदी में कहते हैं आर्थिक क्रिया। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, अनार्थिक क्रिया, यानी कि वो क्रिया, वो काम, वो एक्टिविटी जिसको करने के बाद भी आय की प्राप्ति नहीं होती है, इनकम का जनरेशन नहीं होता है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति, और हाँ, एक उदाहरण देने से पहले भी बात बता दो कि सेम एक्टिविटी सिचुएशन के हिसाब से इकोनॉमिक भी हो सकती है और अन इकोनॉमिक भी हो सकती है। यानी कि सेम एक्टिविटी जो है, जो काम है, जो क्रिया है, वो आर्थिक भी हो सकती है और अनार्थिक भी हो सकती है। उदाहरण के लिए दूसरे के बच्चों को पढ़ाना आर्थिक क्रिया है, अपने खुद के बच्चों को पढ़ाना अनार्थिक क्रिया है। दूसरे के बच्चों को पढ़ाते हैं तो गुरु दक्षिणा मिलती है, आय की प्राप्ति होती है। खुद के बच्चों को पढ़ाते हैं तो आय की प्राप्ति नहीं होती है। होटल में, ढाबे में, रेस्टोरेंट में दूसरों को खाना बना करके खिलाना ये आर्थिक क्रिया है, और अपने ही घर में खाना बनाकर खुद खाना और परिवार के सदस्यों को खिलाना अनार्थिक क्रिया है। एक धोबी के रूप में दूसरों के कपड़े धोना, सुखाना, उनको प्रेस करके उनको देना आर्थिक क्रिया है, और अपने ही घर में अपने और अपने परिवार के लोगों के कपड़े धोना, सुखाना और प्रेस करना ये अनार्थिक क्रिया है। यानी कि सिचुएशन के हिसाब से वही क्रिया आर्थिक हो जाती है और वही क्रिया अनार्थिक हो जाती है। तो एक बार फिर से रिवाइज करें कि इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जिस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के बाद इनकम का जनरेशन होता है, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसको परफॉर्म करने के बाद भी इनकम का जनरेशन नहीं होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं वो कई सेक्टर्स में डिवाइडेड है। अनइकोनॉमिक नहीं, नॉन इकोनॉमिक नहीं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर्थिक क्रियाएं कई सेक्टर्स में, थ्री सेक्टर्स में डिवाइडेड है, 3 क्षेत्रों में विभाजित हैं: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र, वो क्षेत्र होता है, वो सेक्टर होता है जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज को, प्राकृतिक संसाधनों को इस्तेमाल करते हुए कुछ उत्पादन किया जाता है, वो होता है प्राथमिक क्षेत्र यानी कि प्राइमरी सेक्टर। उदाहरण के लिए कृषि, कृषि जो है, एग्रीकल्चर है, वो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आता है, प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है, क्योंकि उसमें हम इस्तेमाल करते हैं जनरली भूमि के, और भूमि प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्स है, उसका इस्तेमाल करते हुए हम वहां पर उत्पादन करते हैं।
इसी तरह से मत्स्य पालन है, पशुपालन है, मुर्गी पालन है, सुअर पालन है, मधुमक्खी पालन है, फिर से आपको खनन है, खुदाई करके जो नीचे से खाद्यान्न क्या कहते हैं उसको खनिज निकाले जाते हैं। ये सब के सब प्राइमरी सेक्टर यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, जहां पर प्राकृतिक संसाधन को, नेचुरल रिसोर्स को इस्तेमाल करते हुए कुछ ना कुछ उत्पादन किया जाता है। और जो जिस चीज का उत्पादन किया जाता है उसको कहते हैं प्राइमरी प्रोडक्ट्स यानी कि प्राथमिक उत्पाद। खेती से जो उत्पादन होता है वो प्राइमरी प्रोडक्ट है। खनन से जो प्रोडक्शन होता है, लोहा, सोना, हीरा, चांदी, बॉक्साइट वगैरह वगैरह, वो सब प्राइमरी उत्पाद हो गए, प्राइमरी प्रोडक्ट हो गए, प्राथमिक उत्पाद हो गए। दूध प्राथमिक उत्पाद हो गया, पशुपालन क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र में आ रहा है। उसी तरह से आपको क्या कहते हैं, शहद, मधुमक्खी पालन, ये प्राथमिक क्षेत्र में आ रहा है। शहद हो गया प्राथमिक उत्पाद, प्राइमरी प्रोडक्ट हो गया। तो इस तरह के जो भी ये प्रोडक्ट आते हैं वो प्राथमिक उत्पाद या प्राइमरी प्रोडक्ट कहलाते हैं, जो प्राथमिक क्षेत्र से आते हैं। दूसरा जो है वो है सेकेंडरी सेक्टर यानी कि द्वितीय क्षेत्र। सेकेंडरी सेक्टर वो होता है जो सेक्टर प्राइमरी प्रोडक्ट को एज अ रॉ मटेरियल, कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करता है और फिर वो उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करता है या फिर अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है, वो होता है सेकेंडरी सेक्टर। द्वितीय क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जो क्षेत्र प्राथमिक उत्पाद को कच्चे माल की तरह इस्तेमाल करते हुए वो उपभोक्ता वस्तुएं बनाता है, यानी कि रेडी टू यूज वस्तुएं बनाता है जिसका मानव सीधा सीधा उपभोग कर लेता है, या फिर अन्य किसी क्षेत्र के लिए या उद्योग के लिए वो कच्चा माल तैयार करता है, वो होता है सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीय क्षेत्र। जितने भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं वो पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज है वो सब सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। और सेकेंडरी सेक्टर में जिन जिन चीजों का प्रोडक्शन होता है उनको हम लोग सेकेंडरी प्रोडक्ट यानी कि द्वितीय उत्पाद कहते हैं। टर्शरी सेक्टर, तृतीय क्षेत्र, इसको हम लोग सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। इसमें किसी भी वस्तु का उत्पादन नहीं होता है, बल्कि इसमें क्या किया जाता है, सेवा प्रदान किया जाता है। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और मार्केट, इन तीनों को आपस में लिंक किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है। क्या किया जाता है सर्विस सेक्टर में, टर्शरी सेक्टर में? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और मार्केट, इन तीनों को एक दूसरे से कनेक्ट किया जाता है, एक दूसरे से जोड़ा जाता है और उसके लिए कई सारे प्रोसेसेस या कई सारे काम किए जाते हैं। वो सब के सब टर्शरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर में आते हैं, सेवाएं प्रदान की जाती हैं। उदाहरण के लिए एजुकेशन टर्शरी सेक्टर के अंदर आया, जिसमें लोगों को एजुकेट किया जाता है, ट्रेंड किया जाता है, उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट किया जाता है, वो सर्विस सेक्टर के अंदर आ गया, यानी कि टर्शरी सेक्टर के अंदर आ गया। हेल्थ सर्विसेज वो भी टर्शरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर के अंदर आती है। इसके अलावा पोस्टल सर्विस, डाक सेवा, कुरियर सेवा, रेल सेवा, बस सेवा, वायुयान सेवा, जलयान सेवा, ये यानी कि जितने भी ट्रांसपोर्टेशन है, यातायात है, वो सब के सब इसी सर्विस सेक्टर में, सेवा क्षेत्र में ही आते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य भी इसी के अंदर, डाक भी इसी के अंदर, ऐसे और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इस सर्विस सेक्टर के अंदर आती हैं। होटल, रेस्टोरेंट्स, ढाबा, है ना, धोबी का काम, नाई का काम, ये सब के सब टर्शरी सेक्टर यानी कि सर्विस सेक्टर में आते हैं। इसका काम ही है प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर और मार्केट, तीनों को आपस में कनेक्ट करने का, है ना। ओके, अब हम देखते हैं कि जो लेबर है उसका डिवीजन किया जाता है हमारे कल्चर के हिसाब से। हमारा जो पौराणिक प्रथाएं जो चली आ रही है बहुत पुराने जमाने से,
प्रथाएं जो चले रहे, हमारी कस्टम्स, हमारे रीति रिवाज जो चले आ रहे हैं, परंपराएं चली आ रही हैं, उसके हिसाब से वर्क डिवीजन जो है वो जेंडर बेसिस पर है। यानी कि मेल और फीमेल, मेन और वुमेन, इनके बीच में लेबर डिवीजन किया गया है। घर का जो काम है, इनकम जनरेशन का जो काम है, वो मेन करते हैं, और जितने भी घरेलू कार्य, डोमेस्टिक वर्क है, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन धोना, खाना बनाना, सबके कपड़े धोना, सुखाना, प्रेस करना, बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना, है ना, ये सारे जो काम होते हैं, यानी कि डोमेस्टिक जो वर्क होते हैं, घर के अंदर के जो काम होते हैं, घरेलू कार्य होते हैं, ये सारे काम महिलाओं के जिम्मे आते हैं। और बाहर से कुछ आय अर्जित करके आने का, सृजन करके जो काम है, इनकम जनरेट करके आने का जो काम है, वो पुरुषों के पास है। इस तरह से वर्क डिवीजन किया गया है हमारे कस्टम के अनुसार, हमारी परंपराओं के अनुसार, रीति रिवाजों के अनुसार। बट इकोनॉमिक्स कहती है कि कोई भी काम कोई भी कर सकता है, वो जेंडर बेस्ड नहीं है। और इसी इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट के अनुसार हम देखते हैं कि महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला करके, कदम से कदम मिला करके हर क्षेत्र में काम कर रही हैं। चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे वो स्पेस रिसर्च हो, या कोई भी अन्य रिसर्च हो, एजुकेशन सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो, या यहां तक कि डिफेंस हो, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस फोर्स, उन सभी में, कमांडोज फोर्स, उन सभी में महिलाएं पहुंची हुई है। महिलाएं अंतरिक्ष में जा रही हैं, महिलाएं हर तरह के रिसर्च में लगी हुई है, हर तरह के एजुकेशन सिस्टम में है, हर तरह के हेल्थ सिस्टम में, डॉक्टर्स, नर्सेस ग्रुप में, इंजीनियर्स हैं, फील्ड वर्क कर रही हैं, ट्रेन चला रही हैं, सबमरीन चला रही हैं, आपको क्या कहते हैं उसको, शिप रन कर रही हैं, एरोप्लेन्स, रॉकेट्स, सब कुछ। कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहां पर फीमेल्स नहीं है। और जो वर्क फीमेल्स के लिए माना जाता था, वो वर्क भी तो मेल्स कर रहे हैं, पुरुष कर रहे हैं। घर में खाना बनाने के काम महिलाओं के लिए सौंप दिया गया, लेकिन ज्यादातर होटल में, ढाबों में, रेस्टोरेंट्स में खाना कौन बनाता है? पुरुष बनाते हैं। फौजियों के मेस में या स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में खाना कौन बनाते हैं? पुरुष ही बनाते हैं। कपड़े कौन धोते? पुरुष भी धोते हैं बाहर। तो ऐसा नहीं है, यानी कि इकोनॉमिक्स के हिसाब से देखें तो कोई भी वर्क जेंडर बेस्ड नहीं है, लिंग आधारित नहीं है। बस किसी को भी, स्त्री हो या पुरुष हो, जिसको भी, किसी भी काम के लिए हम एजुकेट कर देंगे, ट्रेंड कर देंगे, स्किल्ड कर देंगे, वो स्त्री या पुरुष वो काम कर सकते हैं। यानी कि जैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे वैसा उनसे प्रोडक्टिविटी हम ले सकते हैं, प्रोडक्शन ले सकते हैं, वैसा हम काम करा सकते हैं। ये हमारी इकोनॉमिक्स कहती है। अब है कि यहां पर इसी वाली बात को रिपीट किया गया कि हेल्थ, लिटरेसी और स्किल ये क्या करते हैं? क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन को इंप्रूव करते हैं। जो पॉपुलेशन है उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करते हैं, और जब पॉपुलेशन की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है तो वही पॉपुलेशन एसेट में कन्वर्ट हो जाती है, और जब पॉपुलेशन एसेट में कन्वर्ट होती है तो ग्रोथ ऑफ नेशन होता है, राष्ट्र का विकास होता है, सर्वांगीण विकास होता है। और जब ह्यूमन पॉपुलेशन एसेट बन जाता है, एक पर्सन अगर एसेट बन जाता है, तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अपने आप के लिए होता है। अरे वो खुद के लिए तो इनकम जनरेशन करता ही करता है, ठीक है। वो अपने पड़ोसियों के लिए इनकम जनरेशन नहीं करता, अपने सोसाइटी के लिए इनकम जनरेशन नहीं करता, अपने नेशन के लिए इनकम जनरेशन नहीं करता है, वो वर्ल्ड के लिए इनकम जनरेशन नहीं करता है, लेकिन खुद का इनकम जनरेशन करने के लिए वो जो काम करता है, उस काम की वजह से पूरे की पूरे सोसाइटी, नेशन और यहां तक कि मैनकाइंड और होल वर्ल्ड का बेनिफिट होता है। यानी कि जो सिविल इंजीनियर रोडवे का निर्माण करवा रहा है, इनकम तो उसके घर जाएगी, जो सैलरी मिलनी है वो उस सिविल इंजीनियर के घर जानी है, लेकिन उस इनकम के कमाने के चक्कर में उसने जो सड़क बना डाली, क्या वो सिर्फ उस इंजीनियर के काम में आएगी, सिविल इंजीनियर के काम में आएगी, या वो पूरे सोसाइटी और पूरे नेशन के काम में आएगी? यूं कहें कि पूरे वर्ल्ड के काम में आएगी। कोई विदेशी भी आएगा तो उस सड़क पे चलेगा जी, घूमेगा।
यानी कि वो तो पूरे मैनकाइंड के लिए डेवलपमेंट करता है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि जब एक भी अगर ह्यूमन बीइंग एसेट बनता है तो सिर्फ सेल्फ के लिए नहीं होता, वो पूरी सोसाइटी के लिए होता है, पूरे नेशन के लिए होता है, पूरे वर्ल्ड के लिए होता है और पूरे मैनकाइंड के लिए होता है। और वो बनेगा कैसे? सिर्फ उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट एंड मेडिकल केयर। उसका मेडिकली और फिजिकली फिट होना भी जरूरी है। अगर उसी पॉपुलेशन का हेल्थ पुअर रहे, उसके पास लिटरेसी रह जाए, उसको लिटरेट नहीं किया जाए, एजुकेट नहीं किया जाए, ट्रेंड नहीं किया जाए, स्किल्ड नहीं किया जाए, है ना, तो वो क्या हो जाएगा? डिसक्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन बनेगा, पॉपुलेशन की घटिया क्वालिटी बनेगी, निम्न क्वालिटी बनेगी। और वही वाली जो पॉपुलेशन है जिसके पास कोई क्वालिटी नहीं है, कोई स्किल नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, यानी कि उसके पास कोई आर्टिस्टिक एबिलिटी नहीं है, वही वाला पॉपुलेशन लायबिलिटी बन जाता है। ऐसा नहीं है कि उसका एसेट बनने के लिए उसके पास सब कुछ होना चाहिए। मैं अभी तक ऐसा कोई वर्ड यूज नहीं किया, कोई सेंटेंस नहीं यूज किया जिससे यह पता चले कि ह्यूमन बीइंग एजुकेटेड भी होना चाहिए, उसके साथ साथ वो ट्रेंड भी होना चाहिए, उसके साथ वो स्किल्ड भी होना चाहिए, तभी वो एसेट है। ऐसा नहीं कहा। एक अनपढ़ गंवार ठेंगा छाप आदमी को भी अगर आपने कपड़ा नाप कर काटना और सिलना सिखा दिया तो वो बढ़िया क्वालिटी का टेलर मास्टर हो गया, टेलर हो गया, और वो अपने टेलरिंग से इनकम जनरेट कर सकता है और पूरे सोसाइटी के लिए वो बढ़िया बेहतरीन फैशनेबल वियरिंग प्रोवाइड करा सकता है। तो एसेट हुआ नहीं हुआ? यानी कि एसेट होने के लिए उसके पास कोई ना कोई स्किल, हुनर होना चाहिए, उसके हाथ में एक आर्टिस्टिक एबिलिटी होनी चाहिए जिसकी बदौलत वो कुछ कर सकता है, उसके अंदर प्रोडक्टिविटी आ जाती है, उत्पादकता आ जाती है और वो कोई वर्क कर सकता है खुद के लिए, दूसरों के लिए, तभी तो इनकम का जनरेशन होगा। ये बात मैं बार बार कहना चाह रहा हूं कि उसके पास कुछ ऐसा होना चाहिए। चलिए, इस पार्ट में कुछ और भी टर्म्स आए हुए जैसे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का अर्थ है कि ऑन एवरेज औसतन एक इंसान की उम्र क्या है ना। तो औसतन आज के डेट में ह्यूमन बीइंग का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, उम्र है, वो अबव 65-66 ईयर्स है। उतना तक औसतन मानव जीता है, उसके बाद ही मौत आती है। वो तो रेयर केस है कि उसके पहले मौत हो जाती है। तो लगभग जो उम्र है अबव 65-66 ईयर्स है अभी के आंकड़ों के हिसाब से। देन है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, शॉर्ट में IMR, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट इसको बोलते हैं। इसका अर्थ है कि 1000 जन्मे बच्चों में से हर साल कितने बच्चे मर जाते हैं। 1000 जन्मे बच्चों में से, शिशुओं में से हर साल कितने बच्चे मर जाते हैं, वो है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। बर्थ रेट, जन्म दर, 1000 की आबादी में एक साल में कितने जीवित बच्चे जन्म लेते हैं, वो बर्थ रेट होता है। 1000 की आबादी में, 1000 की जनसंख्या में एक साल में, है ना, कितने जीवित बच्चे जन्म लेते हैं, वो होता है बर्थ रेट। डेथ रेट, मृत्यु दर, 1000 की आबादी में एक वर्ष में कितने लोगों की मौत हो जाती है, कितने लोग मर जाते हैं, उनकी संख्या को डेथ रेट कहते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, जनसंख्या वृद्धि दर, आबादी की बढ़ोतरी दर, ये होती है बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। बर्थ रेट में से डेथ रेट को घटा दीजिए, जो आंसर आएगा वही है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। इन सभी के बारे में जब हमने चर्चा किया, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, बर्थ रेट, डेथ रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, ये
हमने आपको बताया कि एक साल के पीरियड में, तो यहाँ जो एक साल लेते हैं, एक वर्ष लेते हैं, 1 ईयर लेते हैं, वो लेते हैं हम लोग फाइनेंशियल ईयर, वित्त वर्ष, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। जिस वित्त वर्ष, जिस फाइनेंशियल ईयर में हम जी रहे हैं, वो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 1 अप्रैल 2020 से लेकर के, और ये चलेगा 31 मार्च 2021 तक। तो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक के बीच का जो पीरियड है वो होता है फाइनेंशियल ईयर, वित्त वर्ष, लेखा वर्ष। तो उस वित्त वर्ष और लेखा वर्ष की बात यहां पर हमने कही है, जनवरी टू दिसंबर की बात नहीं की गई है। तो अगर किसी कंट्री में डेवलपमेंट है, हर तरह से सब कुछ ठीक है, तो इसका अर्थ है कि वहां पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी अधिक होगी। यानी कि अगर वहां के लोग हेल्दी हैं, एजुकेटेड हैं, स्किल्ड हैं, ट्रेंड हैं, मेडिकली फिट है और फिजिकली फिट है, तो ऑटोमेटिकली सी बात है कि उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होगी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इस बात को भी बताती है कि लोग एसेट है, उनके पास इनकम है, तभी तो अपने आप को मेडिकली और फिजिकली फिट रखने में खर्चा कर पाते और मेडिकली और फिजिकली फिट रहते हैं। वो अपने आप को या अपने बच्चों को वेल एजुकेटेड, वेल ट्रेंड, वेल स्किल्ड बना पाते हैं, क्योंकि उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट आती है। यानी कि एक नेशन का जो डेवलपमेंट है, वो नेशन का डेवलपमेंट लाइफ एक्सपेक्टेंसी से झलकती है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट से झलकती है। क्योंकि अगर वहां पर एजुकेशन और हेल्थ डेवलप्ड है, उससे रिलेटेड सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलप्ड है, तो जाहिर सी बात है कि इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कम होगी। यानी कि प्रति 1000 जन्मे बच्चों में से मरने वाले बच्चों की संख्या बहुत कम होगी। बर्थ रेट, लोग अगर एजुकेटेड हैं और हेल्थ केयर फैसिलिटीज है, सब कुछ है, तो जाहिर सी बात है बर्थ रेट भी अंडर कंट्रोल रहेगा, डेथ रेट भी अंडर कंट्रोल रहेगा, और पॉपुलेशन जो ग्रोथ रेट है वो या तो कांस्टेंट रहेगा, देश की आबादी बढ़ेगी नहीं, और अगर बढ़ेगी तो उसका जो ग्रोथ रेट होगा, बढ़ने का जो दर होगा, वो निम्न होगा, कम होगा, लो होगा। तो ये डेवलपमेंट की निशानियां हैं कि कौन सा देश डेवलप्ड है या डेवलपिंग है या अंडर डेवलप्ड है, इससे पता चल जाता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर ज़्यादा है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कम है, बर्थ रेट अंडर कंट्रोल्ड है, डेथ रेट अंडर कंट्रोल्ड है, और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कांस्टेंट है, या फिर थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है, तो वो डेवलप्ड कंट्री है। अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी थोड़ा कम है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट थोड़ा अधिक है, ये दोनों कंट्रोल में नहीं है, यानी कि पॉपुलेशन जो ग्रोथ रेट है वो थोड़ा अधिक है, यानी कि डेवलपिंग कंट्री है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम है, मोर्टालिटी रेट, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट बहुत अधिक है, बर्थ रेट और डेथ रेट अंडर कंट्रोल नहीं रहने की वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत हाई है। नतीजा ये निकला कि वो जो देश है वो अंडर डेवलप्ड है, अविकसित देश है वो। तो इनसे कंट्रीज के भी क्वालिटीज का पता चलता है कि कौन डेवलप्ड है, कौन डेवलपिंग है और कौन अंडर डेवलप्ड है। विकसित, विकासशील और अविकसित, पिछड़े देश। अब इसमें हम लोग टॉक करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, बेरोजगारी के बारे में। अनएम्प्लॉयड किस व्यक्ति को कहते हैं कि उसके पास आर्टिस्टिक एबिलिटी है, स्किल है, वो कोई ना कोई प्रोडक्टिव वर्क करने के लायक है, जो मार्केट में सैलरी या फिर वेज रेट चल रहा है, वेजेस का रेट चल रहा है, मजदूरी दर जो चल रही है, उसी सैलरी या मजदूरी दर के ऊपर वो काम करने के लिए भी तैयार है और वो काम करना भी चाहता है। काम करने के लिए उसके पास योग्यता भी है, क्षमता भी है, उसके बावजूद भी काम उसे नहीं मिल रहा है कहीं भी, तो कहेंगे कि व्यक्ति बेरोजगार है और उस देश में बेरोजगारी है। तो हमारे देश में ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो 3 तरह का अनएम्प्लॉयमेंट है। एक है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादातर रूरल यानी कि ग्रामीण इलाकों में देखने के लिए मिलती है, यानी कि किसी पर्टिकुलर सीजन में लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट
नहीं होता है। और ये वो लोग होते हैं जो कि एग्रीकल्चर से, खेती से, फार्मिंग से रिलेटेड होते हैं। खेतों में जब काम होता है, खेतों की मिट्टी की तैयारी करने के लिए, यानी कि प्लोइंग करनी है, लेबलिंग करनी है, डिगिंग करनी है, इसके लिए, या फिर जो प्रोडक्शन प्रोसेस आ जाता है तो उसमें कई तरह के सोविंग है, आपको क्या कहते हैं उसको, मैन्यूरिंग है, फर्टिलाइजेशन उसमें डालना है, इरिगेशन है, वीडिंग है, हार्वेस्टिंग है, थ्रेशिंग है, ऐसे जो भी एग्रीकल्चर प्रोसेसेस होते हैं तो इनका एक अपना टाइमिंग होता है। साल के 365 दिन एग्रीकल्चर प्रोसेसेस नहीं चलते। साल के 365 दिन ना तो खेत की जुताई हो रही है, ना खेत में बीज डाले जा रहे हैं, ना खेत में पानी पटाया जा रहा है, ना खेत में सोहनी हो रही है, ना रोपनी हो रही है, ना कटनी हो रही है, ना दवरी हो रही है। यानी कि कोई भी एग्रीकल्चर जो प्रोसेस है वो सालों भर, साल के 365 दिन नहीं हो रहा है, साल के 12 महीने नहीं हो रहे हैं। तो जब नहीं हो रहे तो जाहिर सी बात है कि खेती से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, कृषि से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, उनके पास सालों भर काम नहीं है। साल के कुछ महीनों में उनके पास काम है और बाकी महीनों में उनके पास काम नहीं है। यानी कि कुछ सीजन में उनके पास वर्क है और कुछ सीजन्स में उनके पास वर्क नहीं है। तो जिस सीजन में उनके पास वर्क है उस समय वो एम्प्लॉयड है, जिस सीजन में उनके पास वर्क नहीं उस समय वो अनएम्प्लॉयड है। यानी कि इस तरह के जो अनएम्प्लॉयमेंट हो गई उसी को हम लोग बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, और ज्यादातर रूरल एरियाज में और एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोगों के पास है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यह भी ज्यादातर रूरल में यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में देखने के लिए मिलती है। इसका पहले अर्थ समझें। इसका अर्थ क्या है कि कोई एक गतिविधि है, कोई एक एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, आर्थिक क्रिया है, और उस क्रिया को करने के लिए जितने लोगों की जरूरत है उससे ज्यादा लोग उस क्रिया में शामिल हैं। यानी कि वो जो ज्यादा लोग उस क्रिया में शामिल हैं उनको तो लगता है कि उनके पास रोजगार है, काम है, वो काम कर रहे हैं, पर सच ये है कि वो बेरोजगार है। अगर वो रहेंगे तब भी वो आर्थिक क्रिया होगी, नहीं रहेंगे तब भी आर्थिक क्रिया होगी। चलिए उदाहरण लेते हैं। खेती में ऐसा ज्यादातर होता है, एक परिवार है, परिवार में 10 सदस्य हैं और उनके पास जितनी खेत है उस खेत में काम करने के लिए सिर्फ 4 लोग काफी है। अगर 4 लोग उस खेत में काम करेंगे तब भी उतना ही प्रोडक्शन आएगा, और जब परिवार के 10 लोग मिलकर उसमें काम करेंगे तब भी उतना ही प्रोडक्शन आएगा, उतनी ही आय की प्राप्ति होने वाली है कृषि से वहां पर। जब ये 10 लोग काम करने जाते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरा परिवार रोजगार में लगा हुआ, सबके पास काम है, सब काम कर रहे हैं, लेकिन आय तो प्राप्त हो रही है सिर्फ 4 लोगों के बदले ना, क्योंकि वो 6 जो एक्स्ट्रा लोग उसमें लगे वो नहीं भी जाएंगे तभी प्रोडक्शन उतना ही होगा, और वो जाएंगे तभी प्रोडक्शन उतना ही होगा। तो उनके जाने से क्या हो रहा है और नहीं जाने से क्या हो रहा है। अगर वो 6 और एक्स्ट्रा लोग जो खेत में नहीं जाएंगे, सिर्फ 4 लोग ही जाएंगे, तो मान के चलिए कि उनको खेत में जब काम होता है 8 घंटे काम करना पड़ेगा, और जब ये 6 लोग और एक्स्ट्रा चले जाएंगे उनके साथ मिल करके तो 4 घंटे ही काम करना पड़ेगा, 3 घंटे ही काम करना पड़ेगा। यानी कि वर्किंग आवर घट गई, सबको थोड़ा सा आराम बढ़ गया, लेकिन इनकम जनरेशन नहीं बढ़ा, प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, उत्पादन नहीं बढ़ा। तो इस तरह के जो अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि जबरदस्ती दिख रहा है कि हम एम्प्लॉयमेंट में हैं पर एम्प्लॉयमेंट में रियली में नहीं है, वास्तव में नहीं है, उस तरह के बेरोजगारी को, उस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट को डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। और यह भी ग्रामीण इलाकों में, देहाती इलाकों में, रूरल एरियाज में देखने को ज्यादा मिलता है, और खासकर खेती से जुड़े हुए लोगों में। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, ये वो लोग हैं जो एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं पर बेरोजगार हैं, उनके पास रोजगार नहीं है। और इस तरह के जो अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, ये ज्यादातर अर्बन एरियाज में, शहरी इलाकों में देखने के लिए मिलती है। हालांकि ग्रामीण इलाकों में भी देखने के लिए मिलती है, पर सबसे ज्यादा यह अर्बन एरियाज में यानी कि शहरी इलाकों में देखने के लिए मिलती है कि वहां पर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है। आपने भी अपने समाज में, अपने गांव में, अपने रिश्तेदारी में देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं जो डिग्रियां लिए हुए हैं। किसी के पास मैट्रिक की डिग्री है, किसी के पास इंटरमीडिएट की डिग्री है, किसी के पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, किसी के पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है, कोई
इंजीनियरिंग की डिग्री लिए हुए हैं, कोई मेडिकल की डिग्री लिए हुए हैं, कोई और भी कई तरह की डिग्रियां लिए हुए हैं, लेकिन उनके पास कहीं कोई रोजगार नहीं है। उनको ना तो किसी प्राइवेट फर्म में जॉब मिल पाया, ना प्राइवेट जॉब मिल पाया, ना उनको गवर्नमेंट जॉब मिल पाया है, और वो जॉब की कोशिश करते करते थक के घर में बैठे हुए हैं, जूते घिस घिस के घर में बैठे हुए हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, वो ऐसे ही बेरोजगार बैठे हुए हैं। ऐसे लोगों को कहते हैं पढ़े लिखे बेरोजगार, यानी कि एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। इस तरह की जो बेरोजगारी है उसको एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ये सबसे ज्यादा आपको शहरों में देखने को मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि गांव में देखने के लिए नहीं मिलती, गांव में भी मिलती है लेकिन कम मिलती है। शहरों में इस तरह की बेरोजगारी देखने के लिए ज्यादा मिलती है। अब इसके पीछे दो कारण जिम्मेदार है। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट के पीछे दो कारण जिम्मेदार है। एक कारण जो जिम्मेदार है वो है कि जिस तरीके से एजुकेटेड लोग हर साल मार्केट में बढ़ रहे हैं, फील्ड में आ रहे हैं, उस हिसाब से हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो रहा है कि सबको वो अपने आप में इन्वॉल्व कर ले, सबको एम्प्लॉयमेंट दे सके। यानी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन उस दर से नहीं बढ़ रहा है जिस तरह से हर साल एजुकेटेड लोग डिग्रियां लेकर के मार्केट में जॉब तलाशने के लिए, नौकरियां तलाशने के लिए, एम्प्लॉयमेंट को ढूंढने के लिए आते हैं। एक कारण तो यह है। दूसरा कारण यह है कि उनके पास एजुकेशन तो है, उनके पास डिग्री तो है, पर उस डिग्री में, उस एजुकेशन में प्रोडक्टिविटी नहीं है, उत्पादकता नहीं है, उत्पादन क्षमता नहीं है, वो ट्रेंड नहीं है, वो स्किल्ड नहीं है, उनके पास कोई आर्टिस्टिक एबिलिटी नहीं है, उनके हाथ में कोई हुनर नहीं है। तो फिर एम्प्लॉयर जो है उनको एम्प्लॉयमेंट क्यों देगा? अपने यहां क्यों वो नौकरी पे रखेगा और उनको पेमेंट देगा सैलरी के रूप में या फिर वेजेस के रूप में? क्यों देगा वो, जब उस व्यक्ति से उसके पास कोई प्रोडक्शन नहीं होगा? यानी कि कहीं ना कहीं हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें खामियां हैं कि वो डिग्रीधारी तो पैदा कर रही है। हमारी एजुकेशन जो सिस्टम है वो डिग्रीधारी तो पैदा कर रही है, यानी कि एजुकेटेड लोगों को पैदा करे जिनके पास डिग्रियां हैं। क्या है? तो भाई फलाना मैट्रिकुलेट है, चिलाना इंटरमीडिएट है, ढलाना जो है वो ग्रेजुएट है, और ढेकाना जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट है, पीएचडी होल्डर है। फला व्यक्ति इंजीनियरिंग किया है, सिविल इंजीनियर है, तो मैकेनिकल इंजीनियर है, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, ये इंजीनियर है, वो इंजीनियर है। ऐसी डिग्रियां हैं, लेकिन वो डिग्रियां सिर्फ नाम की हैं, काम की नहीं है। उस डिग्री के अनुसार उनके पास आर्टिस्टिक एबिलिटी नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं है, वो ट्रेंड नहीं है, वेल ट्रेंड नहीं है, वो स्किल्ड नहीं है, और इसीलिए उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो इन दोनों ही सिस्टम पे सुधार करना होगा। अगर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना है तो इन दोनों ही कमियों को दूर करना होगा। पहला ये कि जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है उसको बढ़ाना पड़ेगा, और दूसरा जो है वो है कि जो ये एजुकेटेड लोग आ रहे हैं इनको खुद को सुधारना होगा कि वो जब स्कूल से, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से पास आउट होकर के बाहर है तो वो सिर्फ उनके पास डिग्री नहीं है, वो डिग्री तो कागज का टुकड़ा है, वो भूजा रख करके खाने के लिए, नमक मिर्च रख करके खाने के लिए काम आएगी, अगर उसके साथ साथ उन्होंने अपने अंदर स्किल डेवलपमेंट नहीं किया, अपने आप को उन्होंने ट्रेंड नहीं किया। क्योंकि जो भी एम्प्लॉयर है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर वाले एम्प्लॉयर हो, ज्वाइंट सेक्टर वाले एम्प्लॉयर हो, सबको ऐसा ही व्यक्ति चाहिए, ऐसा पर्सन चाहिए, ऐसा एम्प्लॉय चाहिए जो एजुकेटेड के साथ साथ ट्रेंड और स्किल्ड हो, जिसके पास प्रोडक्टिविटी हो, उनको वो कुछ कमा कर दे। अगर उनको 100 रुपया कमा कर देगा तभी वो 10 रुपया उसमें से मजदूरी के रूप में, चाहे तनख्वाह के रूप में, सैलरी के रूप में उस एम्प्लॉय को देंगे। तो ये इस बात पर ध्यान देना होगा कि वो अपने आप को करे। आप भी स्टूडेंट्स हैं, आपके साथ भी फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, तो आप भी ध्यान दें, सिर्फ एजुकेशन ना लें, डिग्री ना लें, शादी वाली पढ़ाई नहीं पढ़ें, नाम वाली पढ़ाई नहीं पढ़ें, काम वाली पढ़ाई पढ़ें।
यानी कि एजुकेशन के साथ साथ आप खुद को ट्रेंड करें, आप खुद को स्किल्ड भी करें, अपने पास से आर्टिस्टिक एबिलिटी लेकर के, प्रोडक्टिविटी लेकर के आए, तब तो आपके पास सब जगह इंप्लॉयमेंट होगा। अगर ऐसा नहीं है तो कहीं इंप्लॉयमेंट नहीं होगा। तीसरी बात जो मैं अपनी तरफ से कहना चाहूंगा वो ये है कि अगर इस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना है तो लोगों को अपनी सोच जो है उसको भी बदलनी पड़ेगी। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारी जो पेरेंटिंग है, हमारे जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, माता पिता हैं, वो हमको बचपन से ही नौकरों वाली भावना हमारे दिल और दिमाग में डालते हैं। पढ़ के नौकरी लेनी है, पढ़ के नौकरी लेनी है, पढ़ के नौकरी लेनी है, नौकर बनना है, सरकारी नौकरी लेनी है, प्राइवेट नौकरी लेनी है, नौकर ही बनना है, वो भावना बन रहा है। यानी कि जॉब सीकर की जो फीलिंग है वो हमारे रग रग में भरते हैं, हमारी सोसाइटी भरती है, हमारे रिलेटिव्स भरते हैं, हमारे पेरेंट्स भरते हैं, हमारे गार्जियंस भरते हैं, और हमारे एजुकेशन सिस्टम तो भरती ही है। हमको होम ट्यूशन पढ़ाने वाले, हमको कोचिंग देने वाले, हमको स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स भी कई जगह ये पढ़ करके ये नौकरी लेनी है, वो नौकरी, बैंक में नौकरी लेनी है, रेलवे में यहाँ नौकरी लेनी है, वह नौकरी लेनी है। यानी कि हर जगह से जो सिस्टम है वो नौकर बनाने वाले ही सिस्टम है। और यही है कि डिग्रियां लेने के बाद लोग नौकरी ढूंढने चलते हैं। जिस रेशियो से, जिस दर से देश और दुनिया की आबादी बढ़ रही है दिन दूनी रात चौगुनी, क्या उस दर से कभी भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकता है? नहीं हो सकता। तो नहीं हो सकता तो अनएम्प्लॉयमेंट तो आएगी, बेरोजगारी आएगी, लोग नौकरियां ढूंढते रह जाएंगे, नहीं मिलेंगे। जबकि एक सेंस यह भी आनी चाहिए कि हम सिर्फ जॉब सीकर ही नहीं बने, हम जॉब प्रोवाइडर भी बने। यानी कि नौकरी लेने वाला भी बन सके और ऐसे अपना आपको ट्रेन को हम नौकरी देने वाला भी बने। यानी कि हम कुछ ऐसा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का काम करें कि हम अपनी रोजी रोटी तो कमाएं, साथ साथ अपने साथ कुछ लोगों को भी उसमें शामिल करें, कुछ लोगों को भी हम अपने पास एम्प्लॉयमेंट दे सकें। तो उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ेगा, तो हम अपनी बेरोजगारी तो दूर करेंगे ही, अपने साथ साथ कई और लोगों की भी बेरोजगारी दूर करेंगे। अगर इस थॉट के साथ, इस सोच के साथ अगर पढ़ाई करेंगे, आगे डेवलप करेंगे, तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत जल्द दूर हो जाएगी। तो ये जो थॉट, ये विचार है, इसको भी दूर करने की जरूरत है। तो यहां पर ये चैप्टर फिनिश हुआ। अब ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो आपके हवाले है। इस पूरे पाठ को अब आप वर्ड टू वर्ड, कॉमा बाय कॉमा, बिल्कुल शुरू से लेकर के अंत तक पढ़ें, समझें, इंपॉर्टेंट थिंग्स को अंडरलाइन करें, उसको याद करें, और साथ में यह भी ध्यान रखें कि किस लाइन से क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं और उनके पॉसिबल आंसर्स क्या होंगे। चैप्टर के बैक में, पाठ के पीछे जो प्रश्न दिए गए हैं उनके भी आंसर्स आप तैयार करें। अगर इसमें कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपके पास मेरा नंबर ऑलरेडी नोट है, आप मैसेज करें, आप व्हाट्सएप करें, आप ऑडियो या वीडियो कॉल करें, ये आपके ऊपर है। वैसे मैं समझता हूं कि इस ढंग से मैं पढ़ा रहा हूं और मेरे बताए गए डायरेक्शंस के अनुसार आप घर पे सेल्फ स्टडी करते हैं तो आपको कहीं कोई डाउट नहीं आने वाली है। फिर भी अगर आती है तो मैं हूं, आप मुझसे संपर्क करें। थैंक यू।